चलिए मित्रों, तो अब हम ज्योग्राफी डीक्यूएस नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कंसंट्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है भाई। ठीक ठीक है, तो भाई इसमें पूछा जा रहा है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो उससे रेलेवेंट हैं। तो भाई इसमें अगर मैं आपको कैटेगराइजेशन करूं तो आपके कुछ फिजिकल फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई आपका जमीन कैसी है, लैंडफॉर्म कैसा है, रिवर वैलीज हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर लैंड काफी फर्टाइल होता है। ठीक है, फर्टाइल होता है। तो भाई जैसे आपका गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, तो भाई सेकंड आंसर सही है आपका, और थर्ड भी सही। इसके बाद भाई आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। इकोनॉमिक फैक्टर्स अभी आपके पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे रीजन्स जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी ना के बराबर हो रही है वहां पर कम पॉपुलेशन होगी। इंडस्ट्रियल रीजन्स जो भाई होते हैं वर्ल्ड के, वहां पर क्या होता है, वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। तो भाई फर्स्ट जो है वो आपका सही है। इसके साथ साथ इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह का लोगों का जाना। ठीक है, आउटवर्ड मूवमेंट होता है, इनवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन आपकी कम होगी। तो भाई ये आपका ऑप्शन नहीं है, 1 2 एंड 3 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मीका। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल मिनरल की कैटेगरी में आती है मीका। तो इंडिया हैज अ नियर मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ मीका, प्रोड्यूसिंग मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल प्रोडक्शन। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद इन इंडिया राजस्थान हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मीका। क्या ये सही है? ये मेरे ख्याल से गलत। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पास में है। आंध्र प्रदेश के पास में कितना है? 41% शेयर है टोटल हमारी कंट्री का। टोटल रिजर्व जितने भी हैं हमारे पास में मीका के, उसके बाद आपका राजस्थान आता है, और राजस्थान के पास है 28%। ठीक है, और फिर आता है मीका हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड देयरफॉर इज मेनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। बिल्कुल सही, मीका जो है आपकी अलग अलग कलर्स में मिलती है। ठीक है, सारी स्टेटमेंट सही है, तो मतलब 1 एंड 3 ओनली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैंगनीज। मैंगनीज रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। इट इज यूजफुल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये बिल्कुल सही। मैंगनीज आप लोगों को पता है, मैंगनीज आपकी हार्ड ब्लैक हार्ड आयरन टाइप का मेटल होता है, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है आयरन की स्मेल्टिंग के लिए। आयरन ओर की बेसिकली स्मेल्टिंग के लिए यूज किया जाता है। फेरस अलॉयज जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इनको यूज किया जाता है। मैंगनीज आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमेशा आपको जनरली आयरन के साथ कॉम्बिनेशन में मिलता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ग्लेज पॉटरी, मैचेस, बैटरीज वगैरह इन सबको बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद ब्राजील इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओर। तो भाई ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। साउथ अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का। दिस इज फॉल्स। एंड जापान इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन मैंगनीज। तो भाई जापान है, जापान जो है वो इंडियन मैंगनीज का क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट बायर। ठीक है, जो हमारा फोर्थ फिफ्थ है टोटल प्रोडक्शन वो जापान को जाता है। तो भाई सही है, 1 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर एसेंशियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिसाइड आयरन ओर एंड कोकिंग कोल। तो भाई इसके अलावा कौन कौन से जरूरी हैं? भाई सारे ही जरूरी हैं। ठीक है, आपका लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज, फायर क्ले, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल आयरन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। Question number 5th, consider the following statements. Its main aim is to produce crops by using modern inputs to obtain higher productivity and to keep the cost of production low. पहला स्टेटमेंट ये हुआ। दूसरा, इट इज जनरली प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन वाले एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। इट कैन बी ईदर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। भाई हम किस तरह की फार्मिंग की बात कर रहे हैं? तो भाई ये आ जाती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग, सिंपल। Question number 6. Consider the following statement with reference to copper. India is self-sufficient in copper reserves for its need. क्या ये सही है? नहीं।
इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम काफी सारा कॉपर जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूएसए हो गया, कनाडा, जिम्बाब्वे, मेहिको वगैरह, मैक्सिको वगैरह है। वैसे तो मैही बोला जाता है। उसके बाद इन इंडिया द लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट्स आर मेनली लोकेटेड इन उड़ीसा। तो भाई ये भी आपका गलत है। जो लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट्स हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं? वो ये आपको वो झारखंड में मिलते हैं, सिंहभूम नाम की डिस्ट्रिक्ट है उनकी, वहां। इसके साथ साथ आपको एमपी में मिलेंगे, कहाँ? एमपी में बालाघाट मिलेंगे। ठीक है। माइनिंग कॉपर इज अ कॉस्टली एंड टेडियस अफेयर एज कॉपर ओर कंटेन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेटल। तो भाई ये बिल्कुल सही है। Now, question number 7. With reference to India's solar power energy targets, consider the following statements. India currently ranks second in terms of installed solar power capacity. तो भाई ये आपका गलत है, इंडिया आपका फिफ्थ रैंक पर आता। Since 2011, India's solar sector has grown at a compounded annual growth rate of more than 50%. बिल्कुल सही, काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस पे। India has set a target of achieving a total installed capacity of 300 gigawatt by 2030 under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission। तो भाई ये भी आपका सही है, फैक्चुअल आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विद रेफरेंस टू स्वीट फ्रूट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट डज नॉट कंटेन सल्फर। क्रूड ऑयल, ये जो वर्ड आपने सुना ही होगा, कच्चा जो आपका तेल होता है। ठीक है, जो आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह जिससे आपके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो ये फॉसिल फ्यूल होता है, नेचुरली अगर किया जाता है। ये बेसिकली आपका अनरिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स और क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। तो क्रूड ऑयल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है स्वीट और दूसरा आता है सो। ठीक है, ये बेसिकली सल्फर के कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो भाई स्वीट इसको हम तब बोलते हैं जब इसमें तकरीबन 0.5% के करीब जो है वो सल्फर होगा। और क्या बोलते हैं, अगर उसमें काफी ज्यादा सल्फर होगा, इससे ज्यादा सल्फर होगा, तो उसको सौर की कैटेगरी में डाला जाता। तो भाई पहला वाला स्टेटमेंट गलत है आपका, सल्फर तो होता है। दूसरा, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड वंस एक्सट्रैक्टेड यील्ड्स हायर क्वालिटी गैसोलीन। तो भाई ये सही है। थर्ड, वेनेजुएला इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्वीट क्रूड। तो भाई इराक जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो भाई ये आपका गलत, टू ओनली। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पल्सेस? दालें। ठीक है भाई, दालों के बारे में बात कर रहे हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला वाला, पल्सेस ऑक्यूपाई अबाउट मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। ये भाई बिल्कुल सही है। इंडिया is the largest producer as well as a consumer of pulses in the world। ये भी सही है। All pulses help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air। तो भाई एक्सेप्ट आपकी जो अरहर की दाल होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अ, तुअर भी कहा जाता है, ये जो होती है भाई आपकी, यही आपकी एकमात्र दाल होती है जो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। ये सब आपकी लेग्यूमिनस क्रॉप्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। और राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश आर द मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ये सही है, करेक्ट आंसर विल बी सी। Question number 10. Which of the following statement is are correct regarding the Indian tent turtle sometimes mentioned in the news recently? तो भाई इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो भाई इंडियन टेंट टर्टल जो है, इसका नाम क्या है? इसको बोला जाता है पेंचुरा टेंटोरिया। ठीक है, ये आपका शेड्यूल 1 में ही आता है, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। सही है। इट इज कैटेगराइज एज लीस्ट कंसर्न ऑन द IUCN रेड लिस्ट। तो भाई बिल्कुल सही, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। इट इज फाउंड ओनली इन द नर्मदा रिवर इन द मध्य प्रदेश। तो भाई ये आपका गलत है। इसके जो कॉमन हैबिटेट्स है वो कोस्टल एरियाज आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, कोस्टल एरियाज भी आते हैं, कुछ रिवर वैलीज ही आती हैं। तो ओनली नर्मदा रिवर वाला नहीं है, ये आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश के जो कोस्टल, सॉरी, जो रिवर वैलीज हैं, यहाँ पर पाया जाता है। तो 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडरिंग द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, आपको इनका नॉर्थन मोस्ट जो पॉइंट है उसको कंसिडर करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके, इनको अरेंज करना है भाई आपको। तो भाई इनको अरेंज करने को लेके अगर हम देखें तो भाई सबसे पहले जो है वो आपका राजस्थान आ जाता है।
ठीक है। राजस्थान सबसे नदर मोस्ट पॉइंट आ जाता है, राजस्थान की जस्ट नीचे आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, और मध्य प्रदेश के बाद जो है वो आपका आ जाएगा गुजरात, एंड देन लास्ट में उड़ीसा। ए। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन आपको पता है कमर्शियल फार्मिंग का टाइप होता है। सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप्ड इन स्टेपीज, प्रेरीज एंड पम्पास। तो भाई क्या ये सही है? तो ये जो प्लांटेशन फार्मिंग है आपकी, जिसको हम कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं, ये आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में आ जाता है, जो जनरली आपके यूरोपियन स्टेपीज में होता है। ठीक है। कैनेडियन क्या बोलते हैं, प्रेरीज, कैनेडियन और अमेरिकन प्रेरीज हैं। ठीक है, बड़े बड़े आपके चारागाह टाइप के होते हैं, अन्य के मैदान टाइप के होते हैं, वहां पर होता है। पंपास जो है अर्जेंटीना का, वहां पे होते हैं। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स होते हैं, वहां होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स होते हैं। ठीक है। और न्यूजीलैंड का एक प्लेन होता है, उसका नाम होता है कैंटरबरी प्लेन्स। ठीक है। तो भाई आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत है। फिर इसके बाद आता है फेजेंडास आर लार्ज कॉफी प्लांटेशंस इन ब्राजील। क्या ये सही है? तो भाई ये बिल्कुल सही है। फेजेंडास का मतलब होता है लार्ज प्लांटेशन, ये ब्राजील में होता है। यूरोपियंस जो है इनको अभी भी मैनेज करते हैं। उसके बाद इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मल्टीपल प्लांटेशन क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम एरिया। क्या ये सही है? तो भाई जो आपका प्लांटेशन वाला होता है, इसमें मल्टीपल आपकी जो क्रॉप्स होती हैं वो नहीं उगाई जाती है, सिंगल क्रॉप होती है वो उगाई जाती है। तो भाई ये गलत है, मतलब टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1971 क्लासिफाइड द कंट्री इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। बिल्कुल गलत। कितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं आपके? 127। Division of the country into 15 broad agro-climatic zones by 7th Planning Commission is based on physiography and climate। तो भाई ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भाई टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। कौन से भाई आपके नॉन फेरस की कैटेगरी में आते हैं? तो भाई कॉपर आता है, बॉक्साइट आता है, और भाई आपके कोबाल्ट आता है। मीका और ग्रेफाइट नॉन फेरस की कैटेगरी में, नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स की कैटेगरी में नहीं आते, नॉन फेरस आपके मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड कमर्शियल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, कमर्शियल और नॉन कन्वेंशनल की कैटेगरी में भाई आपके कौन कौन से आते हैं? तो भाई हमें सीधे सब पता है, विंड और सोलर पावर। नेचुरल गैस आपका कमर्शियल और नॉन कन्वेंशनल में नहीं आता, और चारकोल भी जो है वो नहीं आता। कन्वेंशनल सोर्सेज में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? कन्वेंशनल में आपके जो फायरवुड है, लकड़ी है, क्या बोलते हैं, जो आपके गोबर के उपले बनाए जाते हैं वो होते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ जाते हैं, है ना। और नॉन कन्वेंशनल में आपकी सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल वगैरह ये सब आ जाती है। इसके साथ साथ इनका फर्दर कैटेगराइजेशन ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल में भी किया जाता है। ट्रेडिशनल आपकी नॉन कमर्शियल होती है, और कमर्शियल तो भाई सॉरी सॉरी ये कमर्शियल थी, और कमर्शियल तो आपकी कमर्शियल होती है। तो भाई इसमें हो गया थर्ड एंड फोर्थ ओनली। Now, question number 16, which of the following statement is not correct with reference to coal reserves and their production in India? ठीक है। तो भाई इन इंडिया एंथ्रासाइट टाइप ऑफ कोल इज फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई क्या ये स्टेटमेंट सही है? मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, झरिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया फॉलोड बाय रानीगंज। ये भी सही है। In India, about 80% of the total of the coal deposits in India is of bituminous type and is of non-coking grade. ये भी सही है। In India, coal occurs in only one rock series of geological age named Gondwana। क्या ये सही है? कोल आपकी दो जियोलॉजिकल एजेस में आता है, एक में नहीं आता। एक है गोंडवाना और दूसरी है टर्शरी, टर्शरी डिपॉजिट। तो भाई ये आपका गलत है, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। Now, consider the following statement. Crude petroleum occurs in sedimentary rocks of the tertiary period। क्या ये सही है? तो भाई बिल्कुल सही है। जो आपका कच्चा पेट्रोलियम होता है वो आपका सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं टर्शियरी पीरियड की, जो मेराइन ओरिजिन की होती हैं, ठीक है, वहां जनरली पाई जाती है। इसके बाद हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इज अ ड्रिलिंग मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम डीप इन द अर्थ। ये भी सही है। फिर आता है ईस्टर्न ऑफशोर रीजन हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ एस्टिमेटेड क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया।
तो भाई क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रूड ऑयल का वो ये बताता है कि जो मैक्सिमम भाई आपके क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं ऑफशोर रीजन में। ऑफशोर रीजन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके लैंड वाले, ये आपके समुद्र वाले नहीं होते, वो ऑनशोर होते हैं। तो ये आपका जो वेस्टर्न एरिया है, मुंबई हाई है, बसेन है, वगैरह वगैरह, ये सब वहां पे पाया जाता है। तो भाई ये गलत हुआ, मतलब 1 and 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मिलेट्स ग्राउंड इन इंडिया। मिलेट्स आपको पता है मोटा अनाज यानी कि कोर्स ग्रेन की कैटेगरी में आता है। तो पहला, राजस्थान इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जवार इन द कंट्री। तो भाई महाराष्ट्र जो है वो है आपका मेजर प्रोड्यूसर, तो भाई ये गलत हुआ। ज्वार कैन बी ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, बिल्कुल सही। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल, ये भी सही है। तो मतलब 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 19 आता है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, जीएमएस। इट इज द डिस्टर्बेंस इन अर्थ मैग्नेटोस्फेयर। तो भाई ये सही है। इट इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सोलर फ्लेयर्स। तो भाई जब आपके सीएमई इजेक्ट होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, जब ये अर्थ के साथ में, अर्थ के आइनोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर में जब ये इंटरफेयर करते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है भाई आपका, इस सिचुएशन में आपके क्या बोलते हैं, जो जो मैग्नेटिक स्टॉर्म है वो क्रिएट होता है, और इसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इक्विपमेंट्स वगैरह में आपके बहुत सारे डिस्टरबेंसेस होते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो गलत हुआ, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20, विथ रेफरेंस टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, स्टील प्लांट एंड द आयरन ओर सोर्स। तो राउरकेला स्टील प्लांट, नोवा मंडी माइन प्लांट। तो भाई ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि राउरकेला जो स्टील प्लांट है आपका, इसको कोल कहाँ से मिलता है? इसको कोल मिलता है झरिया से। तो आपकी झरिया यानी कि झारखंड की जो माइंस है, इसके साथ साथ इनको सुंदरगढ़ और केंदुझार, जिसको केओंझार कहा जाता है, वहां से भी मिलता है। ठीक है, तो भाई ये आपका गलत हुआ। दूसरा, भिलाई स्टील प्लांट को दिल्ली राजहारा माइन से मिलता है। तो भाई जो भिलाई स्टील प्लांट है सबको पता है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसको रशिया की हेल्प से जो है बनाया गया था, कोलेब्रेशन करके बनाया गया था। और इसका जो आपका कोल है, जो दिल्ली राजहारा माइन के साथ साथ कोरबा और करगली कोल फील्ड से वहां से आता है। तो भाई ये सही है। और दुर्गापुर स्टील प्लांट, सुंदरगढ़ एंड केंदुझार माइन, तो भाई जैसा अभी मैंने बताया था, सुंदरगढ़ और केंदुझार का तो भाई राउरकेला में जाता है। तो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है भाई वो आपका वेस्ट बंगाल में है। इसको यूनाइटेड किंगडम, यूके के साथ जो है वो कोलेब्रेशन करके बनाया गया था। ठीक है, तो भाई यहाँ ये आपका बेसिकली जो है ना, ये रानीगंज में पड़ता है। जो आपका रानीगंज वाला कोल फील्ड्स आती है, झरिया वाला आता है, उस वाली फील्ड में आता है। तो भाई ये आपका गलत है। और इसके साथ साथ नुआ मुंडी जो है वो भी यहाँ पर ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पर 2 ओनली होगा। 21, consider the following statement with reference to the water resource utilization. The waters of lagoons and backwaters are generally brackish and not suitable for irrigation. तो भाई देखो ये गलत है। आपको समझना होगा लगून्स क्या होते हैं, बैकवाटर्स क्या होते हैं। लगून्स आपके कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, यहाँ पर आपका सी है, और लगून्स आपके कुछ इनलैंड ऐसे तालाब टाइप के बन जाते हैं जिसमें फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, ये आपके समुद्र से कभी कनेक्टेड रहा करते थे, लेकिन अब नहीं, और इनको अंडर वाटर फेड होता है पानी। और इसके साथ साथ बैकवाटर्स आपके कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे ये आपका सी है, सी का करंट यहाँ पर फर्दर आके रुक गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई रिवर वगैरह है, उनका इन्फ्लक्स यहाँ हो रहा है, और यहाँ पर आपका फ्रेश वाटर है। तो बैक वाटर्स आपके वो होते हैं जहां पर फर्दर सी का करंट नहीं जाता। और बैक वाटर्स जो होते हैं वो आपके ब्रैकिश यानी कि सॉल्ट सैलिनिटी वाले नहीं होते। तो भाई पहला वाला गलत हो गया आपका। और दूसरा आता है, शेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन इज मोर देन द शेयर ऑफ द डोमेस्टिक सेक्टर इन इट। क्या ये सही है? तो भाई ये भी है आपका जो गलत है। नहीं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी। लगून्स और बैकवाटर्स का जो पानी होता है वो ब्रैकिश होता है जनरली, लेकिन वो इरिगेशन के लिए आपका सुटेबल नहीं होता। यहाँ पर ट्रेवल से रिलेटेड चीजें होती हैं, टूरिज्म से रिलेटेड चीजें होती हैं, ये सब चीजें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ। हम सेकंड पे आते हैं। तो भाई सेकंड पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उनका जो सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन कितना है? इनका सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन है 2% ओनली। ठीक है, और 5% जो है वो है इनका ग्राउंड वाटर। अब अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक सेक्टर की, जो हम लोग पानी यूज करते हैं, तो हमारा है 9% सरफेस वाटर का। और ग्राउंड वाटर का कितना है? ग्राउंड वाटर का
ग्राउंड वाटर का भी मेरे ख्याल से नहीं, ग्राउंड वाटर का नहीं, इसका 5% है शायद। ग्राउंड वाटर का आई एम नॉट श्योर, ग्राउंड वाटर का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितना ज्यादा है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर का 2% है सरफेस वाटर का, और 5% है ग्राउंड वाटर का। ठीक है। और डोमेस्टिक सेक्टर का है 9% आपका सरफेस वाटर का, और ग्राउंड वाटर का आई एम नॉट श्योर। ठीक है। तो वही इसका आपका होगा कौन सा, नीदर वन नॉट। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, बहुत सारे दिमाग में आंकड़े चलते रहते हैं, दैट्स वाई कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अरेंज द फॉलोइंग आयरन ओर माइंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको याद रखनी है। तो वही सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे पहले आती है आपकी मयूरभंज, मयूरभंज के बाद आती है ये आपकी छोटा नागपुर प्लेटू में पड़ती है आपकी, वेस्ट बंगाल उड़ीसा साइड। दूसरी आती है आपकी दुर्ग छत्तीसगढ़ में पड़ती है। फिर आती है आपकी बैलेंडेला आती है, बलारी आती है। फिर आपकी बैलेंडेला आती है, ये आती है कर्नाटक और तेलंगाना साइड, सॉरी आंध्र प्रदेश साइड। और फिर उसके बाद में आती है बल्लारी। तो भाई इसका हुआ 2 4 1 एंड 2 4 3 1। 2 4 1 एंड 3, हाँ सी। Now question number 23. Consider the following statement with regards to the maize production in India. तो maize cultivation is concentrated only in the central and northern parts of India. मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास जो है वहां पर कंसंट्रेटेड है। बिल्कुल गलत। ऑल ओवर इंडिया फैल चुका है, पंजाब ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी होता है। ठीक है। मेज ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू मैंगनीज। तो भाई, इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, बिल्कुल सही है। मैंगनीज डिपॉजिट्स आर फाउंड ओनली इन धारावास सिस्टम ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, तो भाई ये गलत है। मैंगनीज जो डिपॉजिट्स है आपके, ये सारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में मिलते हैं, लेकिन मेनली एसोसिएटेड है धारावास से, तो ओनली वर्ड लग गया है, इसीलिए गलत है। और थर्ड, सुंदरगढ़ एंड कालाहांडी आर द इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ मैंगनीज लोकेटेड इन कर्नाटक, तो भाई बिल्कुल गलत है। मैंगनीज का लीडिंग प्रोड्यूसर आप लोगों को पता है उड़ीसा है। ठीक है। टोटल रिजर्व इनके पास कितने हैं? 44% है। उसके बाद आपके कर्नाटक के आते हैं जो है 22%, मध्य प्रदेश के 12%, और महाराष्ट्र और फिर उसके बाद गोवा आता है, आंध्र प्रदेश झारखंड वगैरह, ये इनका टोटल नंबर है। ठीक है। तो उड़ीसा आपका लीडिंग प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आता है। मेजर माइंस उड़ीसा में सेंट्रल पार्ट में है, जो उनका आयरन ओर वाला बेल्ट है वहां पर। ठीक है। खासकर जो उनका बुनाई रेंजेस हैं, केंदु ज्वार क्या बोलते हैं रेंजेस हैं, गंगपुर कोरापुट वगैरह, तो भाई ये भी गलत हुआ। वन ओनली। नाउ सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। Consider the following statement regarding the sunflower production in India. तो इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन ऑयल सीड प्रोडक्शन इज लेस देन 5%। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई सनफ्लावर जो आपका सूरजमुखी होता है उसको प्रमोट किया जाएगा, उसका प्रोडक्शन जो है बढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन ऑयल सीड प्रोडक्शन इज लेस देन 5%, तो भाई बिल्कुल सही है। इसका प्रोडक्शन तकरीबन 3% के पास है, तो भाई ये ट्रू है। इट इज ग्रोन इन खरीफ एंड रबी सीजन अक्रॉस द कंट्री, तो भाई बिल्कुल सही है। फोटो इंसेंसिटिव क्रॉप है, मतलब इसको सक्सेसफुली आप किसी भी सीजन में उगा सकते हैं, खरीफ रबी या स्प्रिंग में आप इसको कभी भी करिए। 80-90 डेज लगते हैं इसमें, 105 से लेकर 130 दिन जो होते हैं वो रबी में लगते हैं, 100 से लेकर 110 दिन इसको खरीफ में लगते, सॉरी स्प्रिंग सीजन में लगते हैं। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट आपका ऑप्शन आता है, महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट सनफ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो भाई गलत है, कर्नाटक आता है। ठीक है। तो भाई 1 and 2 ओनली। तो अगेन आई होप कि आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस को डेली रात को सोने से पहले करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कीजिए मित्रों, क्योंकि एग्जाम बस 35-40 दिन ही दूर है, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चंस देखने में लगते हैं कि भाई हाँ यार बहुत इजी हैं, इनमें ज्यादा टाइम नहीं पुट करना पड़ेगा, लेकिन डेली जो बूंद बूंद से घड़ा भरता वाली बात है ना, तो वही चीज है कि भाई डेली इंप्रूवमेंट जो आप करोगे, डेली इंप्रूवमेंट से ही चीजें जो है आपकी बेटर होंगी, और उसी के द्वारा जो है आपका नाम लिस्ट में आएगा। चलिए मित्र, जय हिंद।